आज बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ है तूफान निवार, तमिलनाडु के तट से टकराने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आज शाम 5:30 बजे से पहले 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है, लेकिन इससे देरी हुई तो तूफान कमजोर पड़ेगा और लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में तूफान से पहले बारिश हो रही है। तो बताया जा रहा है कि अगर देर हुई, क्योंकि शाम के 5:30 बजे का वक्त दिया गया है जब ये तट से टकराएगा, लेकिन अगर ये देर हुई तो हो सकता है तूफान निवार थोड़ा कमजोर पड़ जाए। लेकिन एहतियात लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और इसके मद्देनजर लोगों को कहा गया है कि वो अपने अपने घरों में ही रहे और जो तटवर्ती इलाके में लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आंध्र और पुडुचेरी को भी इससे राहत नहीं है। इस तूफान के मद्देनजर आज तमिलनाडु में छुट्टी कर दी गई है। लोगों को कहा गया है कि वो एहतियातन अपने घरों में रहें। तो लगातार कई तरह की आपदा झेल रहा है देश। आज आने वाला है तूफान, कितना तैयार है हिंदुस्तान? तूफान से पहले लोगों में दहशत, क्या आने वाली है बड़ी आफत? फिलहाल तो जवाब हां में है। जवाब ना में हो तो इसके लिए भगवान को ही दखल देनी पड़ेगी, ताकि किनारों से टकराते टकराते तूफान की जान कमजोर पड़ जाए। वैसे इन तस्वीरों में डरने डराने जैसी बातें नहीं है, क्योंकि फिलहाल तूफान से पहले वाली शांति है। हाँ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में कल से बारिश शुरू हो चुकी है। जन जन तक चेतावनी पहुंचाई जा चुकी है। आप हमारा जो इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग है, इसके हिसाब से हम रेड कलर वार्निंग हम दे रहे हैं 25 तारीख के लिए कोस्टल एंड नॉर्थ इंटीरियर तमिलनाडु एंड पुडुचेरी कराईकल एरिया के लिए, और 26 तारीख को हम रॉयल सीमा एरिया के लिए रेड कलर वार्निंग दे रहे हैं। मगर क्या करे इंसान? घर अगर तटीय इलाकों में है तो जान हथेली पर ही रहनी है। ये तूफान आज शाम 5 बजे से पहले कभी भी मल्लापुरम और कैराकल के बीच तट से टकराएगा। क्या क्या चूर कर जाएगा, इसका बस अंदेशा ही जताया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तूफानी हवाओं की रफ्तार सब कुछ उड़ा लेने को आतुर दिख रही है। आने से पहले सैटेलाइट्स को जो संदेश मिल रहे हैं उसके मुताबिक हवाओं की गति 100 किलोमीटर से ऊपर तो रहेगी ही रहेगी। ये करीब करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। और धीरे धीरे इसका विंड स्पीड अकॉर्डिंगली बढ़कर सबसे ज्यादा मैक्सिमम विंड स्पीड 120 to 130 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग टू 145 किलोमीटर पर आवर होने का उम्मीद किया जा रहा है। और ये जब तट को पार करेगा तभी यही विंड स्पीड रहेगा 120 to 130 किलोमीटर पर आवर। तूफान से पहले शुरू हुई बारिश, आज दिन भर भारी बारिश की आशंका। तूफान के आने से पहले तूफान के साथी दस्तक दे चुके हैं। बादल और बारिश का ये मंजर देखिए। ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की। ये तस्वीरें भी तमिलनाडु से ही हैं। कहीं झमाझम बारिश जारी है तो कहीं बारिश बस आने ही वाली है। मछुआरे अपनी अपनी नावों को बाहर निकाल चुके हैं। मछुआरों के साजो सामान को सुरक्षित ठिकानों तक ले जाने के लिए जेसीबी की भी मदद ली जा रही है। तूफान से बचने की तैयारी जितनी अच्छी होगी, नुकसान उतना ही कम होगा। हाँ, बचना बारिश से भी है जो छप्पड़ फाड़ कर होने वाली है। जो हेवी रेनफॉल की बातें करें तो आज से हेवी रेनफॉल शुरू हो चुका है। कोस्टल तमिलनाडु में आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल शुरू हो चुका है। चेन्नई में भी आज 7 to 9 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि हम पूर्वानुमान किए थे 24 तारीख से कोस्टल तमिलनाडु में हेवी रेनफॉल शुरू होगा, वैसे हो रहा है। और ये रेनफॉल बढ़कर 25 तारीख में कोस्टल और नॉर्थ इंटीरियर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होगा। इस साल बंगाल की खाड़ी मानो बवाल बन गई है। इसी साल 21 मई को अम्फान तूफान बंगाल की खाड़ी से ही उठा था। तब नुकसान पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ज्यादा हुआ था। इस बार तूफान के निशाने पर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तेलंगाना। इसके साथ साथ तमिलनाडु के आसपास जो आंध्र प्रदेश है, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट स्पेशली नेल्लोर और चित्तूर, वहां भी हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 25 तारीख को उम्मीद कर रहे हैं।
26 को रायलसीमा और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना, वहाँ भी हम आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मगर ये सभी एरिया को देखें तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जोन है जिसमें ज़्यादा बारिश होने का हम उम्मीद कर रहे हैं, वो है नॉर्थ तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट। आईएमडी यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो कुछ करना था वो कर चुका है। लोगों को जागरूक किया जा चुका है, पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर लौट जाने के संदेश दिए जा चुके हैं। अब एक्शन की बारी एनडीआरएफ की है, जिसे तूफान के बाद मोर्चा संभालना है। लेकिन इस विभाग ने तीनों राज्यों में अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और हमारी टीमें अवेलेबल हैं अक्रॉस द 3 स्टेट्स जो पोटेंशियली अफेक्टेड स्टेट्स हैं, जिसमें कि मैं मानता हूं कि तमिलनाडु और पौंडीचेरी ज़्यादा अफेक्टेड होने की संभावना है और उससे थोड़ा कमतर आंध्र प्रदेश के जिले होंगे। तो इसलिए ज़्यादा फोकस तमिलनाडु और पौंडीचेरी पर ऑब्वियसली है। तो वहां पर हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीमें ऑलरेडी तैनात कर दी हैं। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, एक्शन में आए तूफान के भगवान। यहां पुडुचेरी में एनडीआरएफ टीम की मौजूदगी बता रही है कि यह टीम तूफान से भी तेज गति से एक्शन में आ चुकी है। हमारी 2 टीमें पौंडीचेरी में प्रीपोजिशन्ड हैं और साथ ही साथ पौंडीचेरी के कराईकल में एक टीम हमारी प्रीपोजिशन्ड है। हम यहाँ पर आके अभी कलेक्टर मैडम से मीटिंग हुआ है और इस मीटिंग में सारे लाइन डिपार्टमेंट शामिल थे, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे लोकल पुलिस हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना रोल्स क्लैरिटी हुआ है। उसमें हमने अपनी बात रखी है कि ये साइक्लोन चूँकि पहले से डिसाइडेड है, प्रिडिक्टेड है कि किधर से आएगा और कहाँ पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, लो लाइंग एरिया, अफेक्टेड एरिया किस तरह से हैं। तो सारा चीज़ जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ में हम कर रहे हैं। कलेक्टर के सामने हमने अपनी बात रखी है कि जो पीपुल्स अफेक्टेड हैं उनको इवैक्यूएट करके सेफर प्लेसेस में ले जाया जाए, शेल्टर्स में उनको रखा जाए, जिससे कि कम से कम जीवन का नुकसान हो। कोरोना के रूप में जमीन पर आफत पहले से ही थी, अब समुद्र और आसमान से भी आने वाली है। तूफानों की इस तिकड़ी के बीच भी एनडीआरएफ को बिना डरे मोर्चा संभालना है। इसमें लोगों की मदद करनी है, सिटीजन्स को हम लोगों को रेस्क्यू करना ही है। तो इसलिए हम लोग पूरा एहतियात बरतकर और प्रोटोकॉल के हिसाब से एक एसओपी को फॉलो करते हुए हम लोग काम करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कडलोर में ही हमारी टीम जो है पीपी के साथ लैश है और इसके अलावा भी स्पेशलाइज सूट्स हैं। जब पानी बरसेगा या साइक्लोन आएगा या ट्री कटिंग का काम करना पड़ेगा तो उसमें भी वो लोग तैयारी के साथ गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कल तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लेकिन तूफान कम तबाही मचाकर निकल जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। पुदुचेरी में अक्षया के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको बताते हैं कि तमिलनाडु के किन किन इलाकों और पुडुचेरी में इसका सबसे ज्यादा असर कहां पर देखने को मिल सकता है। – 130 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है निवार। तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है निवार। ये तस्वीरें तूफान से निपटने की तैयारियों की हैं और उन आशंकाओं की हैं जो तबाही मचा सकती हैं। मंगलवार रात तक चक्रवाती तूफान निवार पुडुचेरी से 250 किलोमीटर दक्षिण जबकि चेन्नई से दक्षिण पूर्व में 300 किलोमीटर दूर था। अगले कुछ घंटों में इसके चक्रवाती तूफान में बदल जाने की आशंका जताई जा रही है। तमिलनाडु के पुडुकोटाई, नागपट्टिनम, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, थंजावुर, चेंगालपेट, अलियारपुर, पेरम्बलपुर, कलाकुरुची, तिरुवन्नामलाई और तिरुवल्लुर में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और कराईकल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगर इस तूफान ने भयावह रूप धारण कर लिया तो आशंका जताई जा रही है कि तटीय इलाकों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का दक्षिणी अंदरूनी इलाका और उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों में भी इसका असर हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार या गुरुवार को दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है,
चक्रवाती तूफान निवार बुधवार शाम कराईकल और ममल्लापुरम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार कर सकता है। तमिलनाडु में सोमवार से ही बारिश का दौर चल रहा है। तूफान के यहां पहुंचने के दौरान तेज बारिश के साथ करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सदर्न रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द करने का ऐलान कर दिया है। रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान की वजह से कुछ ट्रेनों को पूर्ण रूप से जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल किया जा रहा है। पूरी तरह से कैंसिल की गई ट्रेन के टिकट की पूरी राशि नियमानुसार रिफंड की जाएगी। ईरान ने दिया निवार का नाम। निवार इस साल उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में असर दिखाने वाला चौथा तूफान होगा। इस क्षेत्र में पहले 13 देश शामिल थे। बाद में ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन को भी जोड़ दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस साल 169 तूफानों को ये देश अलग अलग नाम दे चुके हैं। तूफानों को अलग अलग नाम उनकी पहचान करने, जन जागरूकता के काम को आसान करने और तैयारियों को वक्त पर पुख्ता करने के लिए दिए जाते हैं। निवार नाम ईरान की ओर से दिए गए नामों में से चुना गया है। अब कुछ ही घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके इस तूफान की चपेट में आने वाले हैं। दुआ कीजिए कि सब ठीक ठाक निपट जाए। आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि निवार से पहले अम्फान तूफान ने बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाई थी। अम्फान से कितना नुकसान पहुंचा था और निवार कितनी तबाही ला सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। इक्कीस मई 2020। ये मंजर आप भूले तो नहीं होंगे। दुनिया कोरोना से बचने की जंग लड़ रही थी और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर तूफान की ऐसी मार पड़ी थी कि तबाही का मंजर चारों ओर दिखाई दे रहा था। हजारों हजार पेड़ अपनी जड़ से उखड़ गए थे और हजारों हजार लोग अपनी जमीन से बेदखल हो गए थे। अकेले सुंदरवन में जड़ से उखड़े थे 13,000 पेड़। तटीय इलाकों में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिसकी छत सुरक्षित बची हो। इच्छामती और कालिंदी नदियों के बांध तक टूट गए। करीब 20 लाख लोगों पर इसका असर देखा गया था। पश्चिम बंगाल में इस तूफान ने 12 लोगों की जान ले ली थी, जबकि उड़ीसा में 72 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। और ये हाल तब है जब तूफान आते आते कमजोर पड़ गया था और प्रशासन वक्त रहते चौकसी बरत रहा था। तटीय इलाकों से हजारों लोगों को वक्त रहते हटा दिया गया था और बड़े नुकसान से बचा लिया गया था। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना की जानलेवा रफ्तार जस की तस बनी हुई है। लगातार 5वें दिन राजधानी में 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। प्रदूषण और सर्दियों की वजह से कोरोना के फैलने का खतरा बना हुआ है। नोएडा के बाद गाजियाबाद बॉर्डर पर भी दिल्ली से आने वालों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली की सर्दियां इस बार कोरोना संकट के साथ आई हैं। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, तापमान गिर रहा है और जहरीली हवा की वजह से मरीजों की हालत और भी गंभीर हो रही है। नवंबर में ठंड ने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुल मिलाकर दिल्ली इस वक्त महामारी, बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण के साथ 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है। प्रदूषण को लेकर जारी अलर्ट भी खतरे की आशंका बढ़ाने वाला है। 25 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच सकता है। ये हालात कोरोना की चपेट में आए मरीजों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 109 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 6,224 नए मामले सामने आए। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल मामले 5,40,000 को पार कर चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त 38,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा और गुरुग्राम के बाद अब गाजियाबाद ने भी
दिल्ली से आने वालों का रैंडम टेस्ट किए जाने का फैसला किया है। गाजियाबाद बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बूथ लगाया है, जहां शाम को दिल्ली से लौट रहे लोगों की टेस्टिंग हो रही है। लगभग हमारे यहाँ 10-12 लाख लोग ऐसे हैं जो रोजाना किसी न किसी काम से या बिजनेस से या शॉप से ये दिल्ली में आना जाना करते हैं। तो इन लोगों पे कोई कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हाई रिस्क जोन है वो, तो हमारे यहाँ आते हैं कहीं इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करके ना लेके आ रहे हो, तो इसी को अर्ली हम डिटेक्ट करके उनको आइसोलेट करते हैं। इसलिए हमने रात में शाम के टाइम ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये शाम का टाइम है, ये उनके लौटने का समय है। दिन में भी हमने, दिन में तो हमारी रनिंग चेकिंग दीपावली के बाद लगातार चल रही है, लेकिन आज से हमने शाम का भी ये रखा है कि शाम को जरूरी है। सर बहुत बढ़िया चीज़ है। तो दिल्ली से आने वाले थे जो आप कर रहे हो, कहाँ से आ रहे थे आप? मैं आ रहा था एंड्रोमेडा ओखला। तो यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है जी। टेस्ट हो गया आपका? हाँ सर, टेस्ट रिपोर्ट बताइए। अभी नहीं बताई, बाकी एड्रेस लिखवा दिया है। मास्क को लेकर भी गाजियाबाद में सख्ती बढ़ा दी गई है। इस समय मौसम तेजी से बदल रहा है और लोग संक्रमण से बेखौफ होकर लापरवाही के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं। वायु प्रदूषण फेफड़ों पर असर करता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे में कोरोना का हमला घातक हो सकता है। वो केसेस बढ़ने के पीछे हम लोगों ने तो एक तरह से फोरवॉर्न जिसे कहते हैं कि सभी को किया कि भाई अभी फेस्टिवल्स आएंगे तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है। विंटर आएगा तो विंटर के अंदर भी इन सब बातों का ध्यान रखना है। विंटर में भी केसेस बढ़ते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सालों साल से हम देख रहे हैं कि ये दिल्ली और एनसीआर के इलाके में पॉल्यूशन जो है एक गहन समस्या बनी हुई है, जिसका एक जिसे कहते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी का अभी तक पूरा कंप्लीट समाधान नहीं हुआ है। तो ये पॉल्यूशन भी जो है एग्रेवेट करने वाले फैक्टर्स हैं। जब ये सारे फैक्टर्स का हमें पता, जानकारों के मुताबिक सर्द मौसम की नमी में वायरस करीब 72 घंटे तक सक्रिय रह सकते हैं और जिस तरह से उत्तर भारत में सर्दी बढ़ रही है, उसके साथ साथ कोरोना के और फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। गाजियाबाद से मैं गौर के साथ कुमार कोणाल, दिल्ली आज तक। कोरोना से कैसे निपटेगी दिल्ली सरकार? दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता ने। दिल्ली में अभी जो स्थिति है, क्योंकि अगर देखें 1 तारीख से लगातार ग्राफ नंबर ऑफ केसेस का बढ़ रहा है और उससे ज्यादा चिंता की जो बात है वो करीब 100 से ऊपर जो डेली डेथ्स हो रही हैं, जो पहले काफी कंट्रोल में थी दिल्ली में, वो एक बार फिर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, दिल्ली में 1 तारीख से जब ये सिचुएशन बढ़नी शुरू हुई थी तो उसके बाद लगभग 10 तारीख तक इसका अभी तक के ग्राफ में पीक देखा गया। 10 तारीख के करीब 8,500 केसेस थे और 7 नवंबर को जो पॉजिटिविटी रेट था वो सबसे ज्यादा पहुंचा था, 15% पे पहुंच गया था। पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि जितने लोग कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जितने टेस्ट हो रहे हैं, उनमें से कितने लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो वो 15% चिंता का विषय बना था। पर उसके बाद से जो अभी तक रोज का डेटा आ रहा है उसमें 8,500 से नीचे गए हैं केसेस, ये भी हम देख रहे हैं, तो ये लगातार कम हो रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि पॉजिटिविटी रेट काफी कम हुआ है, वो 15% की जगह अब लगभग 10% है। आज का डेटा यह है कि 61,000 टेस्ट हुए हैं, उसमें से 6100 पॉजिटिव आए हैं, तो 10% के करीब है, जो ये बता रहा है कि अभी नीचे की तरफ जा रहा है। पर आई वुड से कि कोविड की पूरी बीमारी, इसका पूरा अभी तक का जितना भी करेक्टर है वो अनप्रेडिक्टेबल रहा है। तो आज मैं ये कहूं कि नहीं अब खत्म हो गया, अब इसके बाद नीचे जाएगा, ये कोई भी नहीं कह सकता है दुनिया में अभी भी। पर स्थिति अभी नीचे जाती दिख रही है। सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में दिल्ली सरकार को कहा कि आपने 1 से 10 तारीख तक आपने रिएक्शन जो है आपका लेट रहा। शुरुआत में देखा कि अगर और गवर्नमेंट्स के कंपेयर में बात करें, कंपैरिजन में, तो दिल्ली सरकार बहुत प्रोएक्टिवली दिखाई पड़ रही थी काम करती हुई। आपको लगा कि कुछ चूक हुई, शायद थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि ओपन अप जो आपने करा, आपने इस साथ उम्मीद से करा कि लोग भी ध्यान रखेंगे, फेस्टिव सीजन में मार्केट बिल्कुल भरे हुए थे। उसके बाद शायद सरकार को जो हार्ड डिसीजंस अब आप ले रहे हैं वो लेने में थोड़ी देर हुई। नहीं, मुझे लगता है सरकार ने जो काम किया है पिछले 7-8 महीने में कोविड के दौरान, वो बहुत स्पीड से किया है। मुख्यमंत्री जी 24 घंटे हर चीज की निगरानी रखे हुए हैं। आप देखिए कि ये कोविड अचानक ऊपर क्यों बढ़ा, पहले तो इसको देखना पड़ेगा। ये जो हम बहुत आसानी से कह दे रहे हैं ना कि त्योहार आ गए इसलिए बढ़ गया कुछ,
अचानक पूरे नॉर्थ इंडिया में, आपने अभी बोला अपनी शुरुआत करते हुए कि नॉर्थ इंडिया में पूरे में संकट बना हुआ है। इस संकट की कोरोना के बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह यह है, एकमात्र नहीं है लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि अचानक पूरे नॉर्थ इंडिया में पराली का धुआं फैल गया। तो जिन लोगों को, और पराली लंग्स में जाके ठहरता है, जिन लोगों को कोरोना की प्रॉब्लम्स हो रही थी, थोड़ी भी प्रॉब्लम थी, अचानक वो बढ़ी, और जिनको अंदर थोड़ी सिम्टोमेटिक थी, जिनकी सीरियसनेस थी, वो और ज्यादा बढ़ गई। तो जितनी हम डेथ देख रहे हैं, जितने हम केसेस देख रहे हैं, इसमें पराली एक बहुत बड़ी वजह है, पूरे नॉर्थ इंडिया में इसकी वजह है। तो पराली का सॉल्यूशन निकल आए, दिल्ली सरकार इस पर काम कर रही थी, पूसा इंस्टीट्यूट ने इस पर काम किया, उसको लेके लोगों के बीच में गई, दिल्ली के किसानों के बीच में गई। आज पराली का सॉल्यूशन है। आज ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। पराली पोल्यूशन अपना एक अलग जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिला कि उस तरीके का इंप्लीमेंटेशन जो है, चाहे मास्क पहनने का हो, वो जमीन पर नहीं दिखाई पड़ा। क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक करने की आवश्यकता है? नहीं, पुल बैक शुरू भी हो गया इस तरह से, नहीं, उससे क्या निकलेगा मेरे को भी समझ में नहीं आता कि अभी नाइट कर्फ्यू से भी या लॉकडाउन से, लॉकडाउन कोरोना का सॉल्यूशन नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक पहले ही कहा था। लॉकडाउन जिस वक्त कोरोना आया था, उस वक्त अचानक हर तरफ कोरोना ना हो जाए, इसलिए लॉकडाउन जरूरी था। आपका मेडिकल सिस्टम तैयार हो जाए, उसके लिए जरूरी था। लेकिन लॉकडाउन से हम कोरोना को रोक देंगे, ये मैं नहीं मानता। तो लॉकडाउन की इनिशियल फेज में बहुत जरूरत थी, जिसको हम मानते थे उस वक्त, और उसने अपना रोल निभाया। लेकिन आज लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला है। आज अगर कुछ होगा तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से होगा और पब्लिक के सहयोग से होगा। एक बार बात होती है, भारतीय जनता पार्टी खास तौर से बात उठाती है कि जब भी दिल्ली में स्थिति बिगड़ती है, मुख्यमंत्री जी को अमित शाह जी की आवश्यकता पड़ जाती है। अमित शाह जी ने स्टेप इन करा एक बार फिर, जून में भी हुआ था जब वो दौरों पे निकले थे, उन्होंने बेड्स बनाने की बात हुई, एक फैसिलिटी भी तैयार हुई। और अभी भी वो कह रहे हैं, क्रेडिट की जिसको चाहे आप लड़ाई कह ले, कि दिल्ली सरकार में जब भी दिल्ली के अंदर स्थिति बिगड़ती है, अमित शाह जी को स्टेप इन करना पड़ता है। इससे दिखता है कि दिल्ली सरकार उतना इफेक्टिवली काम नहीं करती जितना केंद्र जब आके काम करता है। कोरोना की लड़ाई में क्या दिल्ली सरकार और क्या केंद्र सरकार, भारत है। अगर बीजेपी ऐसा सोचती है तो ये बहुत, मैं कहूंगा, बहुत छोटी सोच रखती है। कोरोना की लड़ाई में केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, अड़ोसी सरकार को, पड़ोसी सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को, सबको मिलकर काम करना है। और आज अगर हम देश में कोरोना से लड़ने में जिस हद तक भी कामयाब रहे हैं, उसी लिए कामयाब रहे हैं। मैं बीजेपी से कहूंगा कि फिर उसी फॉर्मूला को अहमदाबाद में भी लगा लें। अहमदाबाद में आज इतनी डेथ हो रही है, दिल्ली का तो डेथ रेट 1.5% है, अहमदाबाद का 4.2% है। तो बीजेपी से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा उस फॉर्मूला को फिर वहां भी लगा लें, वहां डेथ तो रोक लें कम से कम।